नमस्कार प्यारी दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वितंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। प्यारी दोस्त, हमने कल तक पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि भाई नाभिक होता है, नाभिक के अंदर भाई परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक पाया जाता है। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको ये कल की क्लास पूरी लिंक हो जाए, है ना। हमने एटम और मॉलिक्यूल को पढ़ना कल शुरू किया था। ये कल की पीडीएफ है जो मैं आपको अभी डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपके साथ आज इसे पढ़ने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, है ना। और रिवीजन नहीं करवाना है, बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि आप इससे वापस से कनेक्ट हो जाएं ताकि जो आज की चीजें हम पढ़ें वो आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ में आ जाए। देखो दोस्त, सबसे पहले मैंने एटम के बारे में आपको कुछ जानकारी दी थी कि भाई एटम जो वर्ड है वो डेमोक्रिट्स के द्वारा दिया गया है, या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इनडिविजिबल होता है ना। इसके बाद में हमने देखा था कि डॉल्टन साहब ने भी कुछ एटॉमिक प्रिंसिपल सबसे पहले सन 1808 में, हालांकि इन्होंने थ्योरी तो 3 में दी थी लेकिन दुनिया के सामने ये कब आई, 1808 में आई। ये थ्योरी प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद ये चीजें सामने आती। इन्होंने कहा दुनिया का कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे एटम या अर्थात परमाणु से मिलकर बना होता है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इनडिविजिबल होता है, न्यूट्रल होता है मतलब उदासीन होता है, ये सभी चीजें। और न ही तो एटम को बनाया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये चीजें हमने कल तक डिस्कस की थी। उसके बाद में मैंने कुछ स्टेटमेंट थे डॉल्टन के जो एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड रहते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ चीजें मैं स्टार लगाते हुए आगे बढ़ता हूं जो मेनली एसएससी, है ना, लगातार पूछती है। जैसे कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये कथन किसने कहा था? डॉल्टन ने कहा था। याद रखना, एटम पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, है ना। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्र अवस्था में कौन रहता है? मॉलिक्यूल, है ना। वह सबसे छोटा, वह या वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसमें उस एलिमेंट के सारे गुण पाए जाते हैं वो फ्री स्टेट में होता है, वो मॉलिक्यूल होता है। ये स्टेटमेंट भी किसका था? डॉल्टन का था। यहां तक हमने पढ़ा था भाई। फिर मैंने आपको एक परमाणविक, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक और बहुपरमाणविक के बारे में भी डिस्कस किया था। ये सारी चीजें मैंने दोस्त आपको यहां पर अच्छे से बताई थी। और इनके आगे हम थोड़ा बड़े थे कि भैया मैंने इनसे एमसीक्यू भी आपको करवाए थे, जो लगभग लगभग 99% बच्चों के सही जवाब आए थे। अब यहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि भाई जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है। एटम अर्थात परमाणु की जो रेडियस होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम अर्थात 10⁻10 मीटर होती है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। इतनी चीजें हमने बहुत अच्छे से देखी थी बेटा। अब आरडब्ल्यूए पर जो बोर्ड है वो ब्लैक नहीं रहेगा, या तो वो इस तरह का रहेगा या वो व्हाइट रहेगा। तो मैं कोशिश करेंगे आज हम व्हाइट ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। अब देखिएगा दोस्त, नाभिक के आकार परमाणु का आकार का कितना होता है? अगर आपसे ये पूछा जाता है तो भैया वो 1 लाख गुना का डिफरेंस होता है। मतलब न्यूक्लियस से जो एटम का साइज है वो इतना बड़ा होता है। परसेंटेज में ये चीज फिर मायने अलग हो जाएंगे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो नाभिक होता है ना, नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वही एक्चुअल में किसी एटम का मास होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है। चलिए, सही है ना। इसी को हमने परमाणु का द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, यहीं से परमाणु द्रव्यमान निकल करके आया था। तो जब हमने इस चीज को अच्छे से देखा समझा तो एक चीज मेरे माइंड में आती, और वो चीज क्या थी जो मेरे मन मस्तिष्क में आई, जो मेरे माइंड में आई? भाई मैं यहां पर आपको सबसे पहले 2-3 चीजों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं एटॉमिक। देखो, किसी भी तत्व के बारे में, जैसे मान लीजिए मैं आपको सबसे पहले एक जानकारी दे देता हूं, एक बेसिक सी। अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं कि भाई बीच में हमने मान लीजिए एक्स लिख दिया, यहां जेड लिख दिया और यहां पर ए लिख दिया। अब ये बेसिक सा फंडा है, किसी भी इन मैं 2 चीजों से आपको इसको समझाने वाला हूं। एक और यहां पर आप समझना, फॉर द एग्जाम्पल मैं एक एलिमेंट को यहां पर ले लेता हूं। जैसे कि हम यहां पर हीलियम की बात कर लेते हैं। अब मैं हीलियम की बात करता हूं तो यहां पर मैं कितना लिख सकता हूं? 2। यहां पर मैं कितना लिख सकता हूं दोस्त? याद रखिएगा 2 लिख सकता हूं। और साथ ही मैं कितना लिख सकता हूं यहां पर? भाई 2, और यहां पर मैं 4 लिख देता हूं। अब जब भी आपको ये दिखा हुआ मिले जेड क्या होता है, तो याद रखिएगा जेड हमेशा परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परमाणु क्रमांक को, है ना। मतलब जो नीचे लिखा हुआ नंबर रहेगा वो हमेशा एटॉमिक नंबर रहेगा। क्या रहेगा दोस्त? एटॉमिक नंबर रहेगा। और ऊपर ये जो ए लिखा हुआ है ये दर्शाएगा किस चीज को? तो दोस्त याद रखना, ये परमाणु द्रव्यमान को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? परमाणु द्रव्यमान। आपको क्लास हमेशा, है ना, कंटिन्यूअस लेना है ताकि आपको चीजें समझने में दिक्कत नहीं हो। ये एटॉमिक मास को दर्शाता है, परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। और ये बीच में लिखा हुआ जो यहां पर आपको एक्स दिखाई दे रहा है, ये सिंबल है, ये संकेत होता है। क्या होता है? संकेत होता है, सिंबल होता है, जिसके माध्यम से, जैसे अब यहां देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये 2 क्या है,
है ना, ये 2 क्या है भाई, ये He क्या है, और ये 4 क्या है ना। अगर इस तत्व को हम यहां पर अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो एक चीज हमारे रिकॉर्ड क्लास चलने में दिक्कत हो रही है। आप एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लीजिए, है ना। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो हम इसको चेक करवाते हैं, ठीक है, क्लास हो जाए उसके बाद में। एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लीजिए, ठीक है, एक बार अपडेट कर लीजिए एप्लीकेशन को आप, हो जाएगा आपकी, है ना, जो क्लासेस हैं वो सही से चल जाएंगी। चलिए, है ना, फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपकी प्रॉब्लम को नोट डाउन कर लिया है, मेरी क्लास के बाद ही मैं इसका सॉल्यूशन कर पाऊंगा, चलती क्लास में नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो 2 यहां लिखा हुआ है, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर है, अर्थात परमाणु क्रमांक है। क्या है, परमाणु क्रमांक है। और ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ये इसका क्या होता है, ये इसका एटॉमिक मास है ना। हिंदी में हम इसे परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो ये परमाणु का द्रव्यमान है दोस्त, ठीक है, ये परमाणु का क्या है, द्रव्यमान है। अब अगर मैं आपको यहां पर एक चीज समझाना चाहता हूं कि ये क्या है, तो ये रिप्रेजेंट करता है उस तत्व को जो यह है, हीलियम। तो ये He जो होता है, ये हीलियम का सिंबल होता है, संकेत होता है। इस तरह से हम तत्वों को लिखते हैं, समझते हैं दोस्त। याद रखिएगा बेटा, बोर्ड ब्लैक नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, है ना। या तो वो ये रहेगा, या जो अपना कल वाला बोर्ड था वो रहेगा, इन दोनों में से ही एक रहेगा, ठीक है। अब जब आपने इतनी चीज को नोटिस किया तो माइंड में आता है, सर ये एटॉमिक नंबर कहां से आया। फिर माइंड में आता है कि एटॉमिक मास कहां से आया। ये 2 चीजें पता चल जाएगी तो फिर आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा। प्यारे दोस्त याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर कहां से आया, परमाणु द्रव्यमान कहां से आया, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे होती है, हम अभी उनको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ये सब पढ़ेंगे, लेकिन वो बाद में। पहले हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक बेसिक चीज समझ जाएंगे तो हमें इस चीज को समझने में बहुत ही सहायता मिलेगी। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले, जब जैसे इस हीलियम को ही मैं लेता हूं भाई, जब हम सबसे पहले यहां पर बात करते हैं किसकी, एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक की बात करते हैं। तो जब मैं परमाणु क्रमांक की आपसे बात करता हूं, एटॉमिक नंबर की आपसे मैं बात करता हूं, तो भाई सबसे पहली चीज ये आती है कि एटॉमिक नंबर जो है उसकी खोज किसने की, उसको डिस्कवर्ड किसने किया। तो डिस्कवर्ड बाय, या खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आप अगर इस नाम को भूल जाते हैं तो आप हमेशा एक नाम याद रखिएगा, मोसी ने खोज की थी। किसने की थी, मोसी ने इसको खोजा था, अर्थात हेनरी मोसले सही जवाब होता है ना। तो इस परमाणु क्रमांक की जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो हेनरी मोसले को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, हेनरी मोसले। तो हेनरी मोसले वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, हेनरी मोसले। तो हेनरी मोसले के द्वारा इसको खोजा जाता है। ओके, मैं आपको बता चुका हूं बेटा, आरडब्ल्यूए पर अब ब्लैक, है ना, नहीं आता है बैकग्राउंड। आप कमेंट मत करें, मैंने आपको 4 बार जवाब भी दिया है। ओके, उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके होंगे, है ना। अब अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर हेनरी मोसले ने खोजा सन 1911 में। ये जो हेनरी मोसले होते हैं ये है कौन। तो दोस्त आप कभी भी एक चीज ये पढ़ते हैं कि जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है ना, ये आप चीज पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, पीरियोडिक टेबल। तो दोस्त याद रखना, आवर्त सारणी का जनक कौन है ना, आवर्त सारणी के जनक कौन है, पिता कौन है। तो आवर्त सारणी के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, तो याद रखना हम मेंडलीव को जानते हैं। किसको जानते हैं, मेंडलीव को जानते हैं। मेंडलीव बोलते हैं, लिखते हैं मेंडलीव्स हैं, मेंडलीव को जानते हैं। ये वो आदमी है हेनरी मोसले, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्त, याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हिंदी में कहूं तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहलाते हैं। तो
आधुनिक आवर्त सारणी के जो पिता कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, वो कौन है? हेनरी मोसले। ये वही नाम है, ये वही नाम है जो बहुत एग्जाम में रिपीटेड रहता है। इन्होंने पहली बार एटॉमिक नंबर को खोजा था, परमाणु क्रमांक को खोजा था। कैसे इन्होंने एटॉमिक नंबर को खोजा, किस तरह से इन्होंने इस चीज को देखा, बेटा मैं बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल मतलब हार्ड लेवल तक ले जाऊंगा। आप में से अधिकतर बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना इजी क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज से पहले कभी केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है ना। तो दोस्त याद रखिएगा, इस कारण से उन्हें हर चीज में जहां जहां डाउट होता है उन डाउट्स वाली चीजों को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, ताकि आपको कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े जहां पर आपको द्वंद्व उत्पन्न होता है। ओके, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया कि किसी भी तत्व का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो परमाणु क्रमांक उस तत्व का ही हो सकता है, किसी और का नहीं। तो परमाणु क्रमांक जो तत्व का होता है वो एक्चुअल में इन्होंने कहां से लिया? तो दोस्त याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे, क्या थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या ही क्या बनी? तो याद रखिएगा, जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। और ये सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? ये जानकारी सबसे पहले देने का काम किया था हेनरी मोसले ने। मतलब इससे पहले कभी भी परमाणु क्रमांक नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। तो प्रोटॉन जो है दोस्त याद रखिएगा, प्रोटॉन जो है वही क्या कहलाता है ना, प्रोटॉन की जो टोटल संख्या होती है उसे ही एटॉमिक नंबर के रूप में जाना जाता है। मैं अभी एक एलिमेंट का पूरा के पूरा पोस्टमार्टम करूंगा ताकि आपको सारी चीजें विस्तृत रूप से समझ में आ जाएं कि वास्तविकता में ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी, ये चीज आपने समझी, ये चीज आपने जानी। अगर आपने परमाणु क्रमांक को समझा, अब आता है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। देखो मैंने हालांकि परमाणु द्रव्यमान आपको पिछली कक्षा में बताया था कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, इन संख्या के योग को ही क्या कहा जाता है? परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है। ओके, तो इस चीज को आपने इस तरह से नोटिस किया, इस तरह से आपने जाना, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब दोस्त इतनी चीज जब आपने समझ ली, इतनी चीज जब आपने जान ली, तो एक चीज माइंड में आती है, वो ये आती है, जैसे हमने यहां पर अभी एक एलिमेंट को लिया था, मैं उस एलिमेंट को वापस से यहां पर लिखता हूं। भाई मैं यहां पर हीलियम को लेता हूं, मैं यहां 2 लिखता हूं और यहां 4 लिखता हूं। अब इस तत्व के बारे में अगर मैं सबसे पहला बिंदु अगर आपको बताना चाहूं कि भैया इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो नीचे जो नंबर लिखा होता है आप सभी जानते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है प्यारे। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक इसका कितना निकल करके आया? 2 निकल कर आया, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ था? 2 लिखा हुआ था। आप पीरियोडिक टेबल में भी अगर देखेंगे तो यहां नीचे की ओर जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और ऊपर की ओर जो लिखा होता है वो परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि भाई इसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो एटॉमिक मास की बात करते हैं, अर्थात हम परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान जो था वो क्या निकल करके आया? तो भाई याद रखना, परमाणु द्रव्यमान इसका क्या हो गया? 4 हो गया। अब भाई यहां से कुछ चीजें आपको सीखनी होगी कि इनसे ही हमें पता चलेगा, इनसे ही हमें पता चलेगा कि प्रोटॉन की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? मैं आपसे पूछता हूं बताइए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चा इतनी सी चीज में से इन सबको कैसे निकालेगा? या न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? इन सबको यहां पर देखना, समझना और जानना, ये इस चीज को इंगित करता है कि हम इसे किस तरह से देख पाते हैं। बेटा रिकॉर्डेड क्लास में, क्लास होने के बाद में बात करूंगा टीम से, अब क्लास छोड़कर तो मैं नहीं जा सकता ना। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको जवाब दे दिया। ठीक है, अगर आप फिर भी नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूं? कॉपी पेस्ट करना कोई हल नहीं होता। ठीक है, चलिए, है ना। मैंने जवाब दे दिया आपको, 3 बार जवाब दिया रिकॉर्डेड क्लास का। ये क्लास हो जाने दीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि क्या समस्या है टेक्निकल, मुझे बात करनी पड़ेगी, बिना बात के मैं आपको कैसे जवाब दे दूं?
ठीक है, हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या ही क्या होती है, परमाणु क्रमांक। मतलब कि अगर यहाँ पर इसका भाई ये जो 2 है, अगर ये इसका एटॉमिक नंबर है, अर्थात इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्योंकि एटॉमिक नंबर ही, परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या होती है। दोस्त इस बारे में ध्यान रखिएगा, है ना, प्रोटॉन की संख्या ही क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। ठीक है, चलिए अब बात अगर मैं करता हूं इलेक्ट्रॉन की संख्या, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि भैया जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो हमेशा बराबर होगी किसके, जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो बराबर होगी इलेक्ट्रॉन के। लेकिन अगर बस वो एलिमेंट की बात करें, किसी को इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, किसी से लेना नहीं है, उस कंडीशन में, जैसे आप ये समझिए, मैंने आप 2 दोस्तों को 10-10 रुपए दिए, किसने दिए, मैंने दिए। अब अगर मान लीजिए एक दोस्त ने किसी को 1 रुपया दे दिया, किसी से 1 रुपया ले लिया, तो या तो उसके पास 9 रुपए हो जाएंगे या उसके पास 11 रुपए हो जाएंगे। कि सर सही बात है, अगर आपका वो दोस्त इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी से पैसा नहीं ले, न किसी को पैसा दे, इलेक्ट्रॉन यहां क्या कर सकता है, किसी और से इलेक्ट्रॉन न ले, किसी और को इलेक्ट्रॉन न दे, है ना, न तो वो एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन, न डोनेट करे। ऐसी कंडीशन में हमेशा उस तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर। अगर यहां प्रोटॉन 2 थे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बस एक कंडीशन जो मैंने आपको बताई है कि न तो इलेक्ट्रॉन दिया जाना चाहिए, न इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, है ना, बस ऐसी कंडीशन में तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यहां कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोस्त याद रखना। अब न्यूट्रॉन की संख्या कहां से आती है, आपको मैंने कल की क्लास में एक चीज पढ़ाई थी, आप यहां देखिए, इसको देखिए, परमाणु का द्रव्यमान, मैंने यहां पर आपको एटॉमिक मास पढ़ाया, ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या किस किस चीज से बना हुआ है, फिर से देखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यहां देखिए आपके पास में भैया, है ना, एक अगर मैं आपको यहां कहता हूं तो आपको ये तो पता चल गया कि जो एटॉमिक मास है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एटॉमिक मास 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो दोस्त याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपके पास में यहां 2 चीजें हैं, आपके पास एटॉमिक मास है इसका कैसा रहा है, 4, क्या है, 4, बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता है कितना है, 2, और आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। अब आप खुद ही समझदार हैं कि इधर प्लस की चीज है, इधर आएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और माइनस की हो जाएगी तो ये कितना निकलेगा भाई, 4 में से 2 जाएगा तो 2। अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते तो इसमें से इसको सीधा यहां पर माइनस कर दीजिए, है ना, ये आपका एटॉमिक नंबर है, ये द्रव्यमान है। अगर इसको इसमें से सीधा माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आपको पता चल जाएगी। दोस्त अब मैं आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछूंगा, उसका जवाब आप देंगे। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब अब आप देंगे। दोस्त याद रखिएगा, उसका जवाब अब आप देंगे, इस चीज को ध्यान रखिए। मैं आपसे पूछने वाला हूं एक एलिमेंट के बारे में, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी अब आप प्रदान करेंगे, मैं नहीं। मैं एक एलिमेंट के बारे में यहां पर लिखूंगा और उसके बारे में आप बताएंगे, है ना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप ये निकालना सीख चुके हैं। मैं यहाँ पर Na लिखता हूँ, सोडियम, यहाँ पर मैंने 11 लिखा और यहाँ पर मैंने 23 लिखा। अब सारी जानकारियां आप मुझे फिलअप करके बताएंगे कि कौन क्या होगा। मैं आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करवाते हुए जा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आप ये बाद में कहीं उलझें। आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप निकालना सीख चुके हैं। एज इट इज मैं आपसे एक और निकलवाऊंगा ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। चलिए आप मुझे सोडियम का जल्दी से यहां पर नंबर निकालकर बताइए कि कौन क्या होगा, बताइए, एक बार करने का प्रयास करिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे हो सके तो ये जरूर लिखना कि एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास, है ना, इतना है ना, प्रोटॉन की संख्या 11 है, इस तरह से, ताकि आप सही लिख रहे हैं या गलत मुझे इसकी जानकारी हो पाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। परमाणु क्रमांक सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 23, तो वो क्या होगा, 23 होगा। अब भैया प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है, तो 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही होगी, तो ये भी 11 हो जाएगा।
न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों के बीच का अंतर होता है, क्योंकि हमें प्रोटॉन की संख्या पता है 11, द्रव्यमान पता है 23, 23 में से 11 जाएगा तो क्या आ जाएगा 12। क्या आप सभी बच्चों ने यही चीज करी है? क्या आप सभी यही निकाले हैं? इसी तरह से आपने निकाला है 11 23 11 11 12, तो आपने बिल्कुल उस चीज को सही यहां पर अप्लाई किया है, बिल्कुल आपने उस चीज को इक्वली यहां पर अच्छे से देने का काम किया है। अगर ये नंबर आपका नहीं है मतलब आपने कुछ गलती जरूर की है। चलिए, इसी तरह से हम एक और मैं आपसे पूछूंगा और आप उसका जवाब देंगे, देन मैं आपको आगे लेकर के बढ़ जाऊंगा। मैं समझूंगा कि आप ये सीख चुके हैं। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा, मैंने यहाँ पर एक लिखा और यहाँ पर भी मैंने एक लिखा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि भाई यहाँ पर कौन सा नंबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नंबर क्या होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का लगभग सही जवाब है। एक बच्चा कह रहा है दोबारा समझाओ। भाई मैं इन्हीं चीजों को तो करवा रहा हूँ, वहां समझ नहीं आया तो अगला देखो, है ना। 3 बार समझाया, 2 बार मैंने आपसे करवाया और मैं भी समझा रहा हूँ। ओके, बाकी लगभग जितने भी बच्चों के जवाब हैं सभी के सही आए हैं, मतलब कि उम्मीद है आप इसे सीखे हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पर 1 दिया गया है, इसको आप निकाल कर बताएंगे कि क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। परमाणु क्रमांक आप 1 बता रहे हैं, एटॉमिक नंबर द्रव्यमान 1 बता रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या 1 बता रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 बता रहे हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन है ये 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। दोस्त यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हमारे पास 118 तत्व हैं, याद रखना। इसमें हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है, वन एंड ओनली एलिमेंट। हाइड्रोजन ऐसा एकमात्र तत्व है, याद रखना, जिसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? 0। ऐसा इसके अलावा और कोई भी तत्व नहीं है ना। ये आपकी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक माना जाता है कि वो तत्व का नाम बताइए जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। आपके पास में टोटल 118 एलिमेंट है प्यारे, कितने? 118। उन 118 में से सिर्फ हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर, दोस्त याद रखिएगा, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या पाई जाती है? 0 पाई जाती है। इसके अलावा दूसरा कोई भी ऐसा तत्व दुनिया के अंतर्गत नहीं है। इस बात को आप यहां पर ध्यान रखना। ओके, उम्मीद है ये चीज आप यहां पर अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं दूसरी चीज के लिए। अब देखो, इन चीजों को पढ़ने से पहले जो हम डॉल्टन के बारे में ही पढ़ रहे थे और हमने इन चीजों को बीच में लिया, प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न ऐसे ही तो आएंगे। आपसे दे दिया, बताइए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, मैंने आपको निकालना सिखाया, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत था ना, वो किस पर बेस्ड था? डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था? एक बहुत ज्यादा चर्चित प्रश्न आता है ना। डॉल्टन्स, है ना, याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ डॉल्टन या डॉल्टन्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, किस पर आधारित था? तो डॉल्टन का जो एटॉमिक प्रिंसिपल था वो किस पर आधारित था? ये प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है। क्या आता है? डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, डॉल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? याद रखना, आपका आंसर बनेगा रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन पर आधारित था। किस पर आधारित था? है ना, रासायनिक संयोजन पर आधारित था। डॉल्टन्स एटॉमिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड था? तो केमिकल कंपोजिशन, है ना। रासायनिक संयोजन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? केमिकल कंपोजिशन। ये रेलवे और एसएससी के फेवरेट प्रश्नों में से एक है।
ये रेलवे और एसएससी के फेवरेट प्रश्न में से एक। यहां से प्रश्न कैसा बनता है, यहां से प्रश्न ये बनता है कि डाल्टन ने जो प्रिंसिपल दिया था, एटॉमिक प्रिंसिपल, वो किस पर बेस्ड था, तो वो रासायनिक संयोजन पर आधारित था। सर ये केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संयोजन क्या होता है? देखो, ये दो वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए थे डाल्टन से पहले, जिनमें से एक का नाम लेवाइसियर, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, एंटनी लेवाइसियर जिन्हें हम कहते हैं, और एक व्यक्ति थे जोसेफ प्राउस्ट। कौन थे? जोसेफ प्राउस्ट। इन दोनों ने दो नियम दिए थे जो केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त हैं। तो ये जो केमिकल संयोजन होता है, रासायनिक संयोजन, ये एक्चुअल में है क्या? आइए मैं आपको बताता हूं। रासायनिक संयोजन, रासायनिक संयोजन का मतलब किसी चीज के जुड़ने के लिए क्या प्रमुखता होती है ना, उसे ही इंग्लिश में केमिकल कंपोजिशन कहा जाता है। तो केमिकल कंपोजिशन जो था, केमिकल कंपोजिशन जो था, उसके लिए मुख्य रूप से दो लॉ होते हैं। तो याद रखना, दो नियम हैं इसके। कितने नियम हैं? दो नियम। ठीक है, तो दो लॉ हैं जिनके आधार पर रासायनिक संयोजन का नियम काम करता है। क्या करता है? रासायनिक संयोजन का नियम इस पर काम करता है। ठीक है, इनसे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, मैं क्वेश्चन बताकर ही आंसर बता रहा हूं। इसे कहते हैं, ठीक है, कि क्लास में सुनना नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करना। यहां से कैसे प्रश्न बनेगा, जबकि मैंने 10 बार तो यही बता दिया, स्टार लगाकर बता दिया कि भाई प्रश्न ये पूछते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है, तो उस किस पर आधारित है का आंसर क्या बनेगा? रासायनिक संयोजन। अब फिर भी ये पूछते हो कैसा प्रश्न बनेगा, बेटा हर जगह से प्रश्न कैसा बनेगा ये चीज हम बताते हुए चलते हैं। थोड़ा सा क्लास पर ध्यान रखेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, आ गई बात समझ में आपको? चलिए, पहला नियम, पहला नियम, और फिर उसके बाद में मैं आपको दूसरा नियम बताऊंगा। ठीक है, पहला नियम जो था वो एंटनी लेवाइसियर का था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा था, है ना, याद रखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ, है ना, डिफाइनाइट रेशो, है ना, स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ, है ना, लॉ ऑफ डिफाइनाइट, है ना, रेशो। तो याद रखना, जो रेशो होता है वो निश्चित होता है। जैसे मैं अभी आपको इनके एग्जाम्पल दे देता हूं, हालांकि इन नियम को हमें अलग से पढ़ना है। ये नियम किसने दिया था? लेवाइसियर। एंटनी लेवाइसियर, या फिर जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, आप समझिएगा। आप अच्छे बच्चे हैं, एक बार में समझ जाएंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, जैसे आप ये समझिए, आप 1 लीटर दूध में अगर 1 लीटर पानी मिलाते हैं तो बताइए टोटल क्वांटिटी में कोई डिफरेंस आएगा? अगर मैं ये कहता हूं कि आप 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाते हैं तो टोटल क्वांटिटी 2 लीटर बन जाती है, कि जी सर। इसी तरह से, है ना, लेवाइसियर जो थे उन्होंने ये कहा था कि जब आप केमिकल रिएक्शन करके तत्वों को मिलाते हैं तो ऐसा नहीं होगा, जो क्वांटिटी में आप तत्व लेंगे उसी क्वांटिटी में आपका प्रोडक्ट बनेगा। कि सर मतलब समझ नहीं आया। जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराई, आपने 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का लिया, तो इनका जो द्रव्यमान बनेगा वो 18 ही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। आपने किसका भाई, हाइड्रोजन कितने लिए? 2 लिए, तो 2 उसका हो गया और 16 उसका हो गया। जैसे कि 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी को मिलाया गया। 1 लीटर दूध में क्या मिलाया गया? 1 लीटर पानी को मिलाया गया। तो वो चीज जो आप यहां पर नोटिस करते हैं, वो यहां पर देखते हैं, वो इसी तरह से सामने आती है। तो स्थिर अनुपात का जो नियम है वो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा स्थिर अनुपात के नियम को दिया जाता है, और इसी नियम से ये सारी चीजें हम यहां पर इजीली सरलतम रूप में देखते हैं। उम्मीद है ये चीज आपको यहां पर अच्छे से समझ में आई होगी।
अगर आपने इस चीज को यहां देखा, स्थिर अनुपात मतलब जो रेशो होता है वो स्टेबल होता है। हालांकि इन दोनों नियम को हम आगे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, बाद में। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखना कि रासायनिक संयोजन का जो नियम होता है वो दो नियम पर बेस्ड होता है। वो दो नियम कौन से हैं? एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनाइट रेशो। अगर मैं आपसे यहां ये कहता हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लेवाइसियर और जोसेफ प्राउस्ट ने जो नियम दिए वो बिल्कुल ही कैसे थे? तो भाई बेसिक नियम थे। लेकिन इन दोनों नियम को ध्यान में रख करके डाल्टन ने अपना एटॉमिक प्रिंसिपल बनाया, परमाणु सिद्धांत बनाया, और इसी को कहा जाता है केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संयोजन का नियम। तो ये प्रश्न एग्जाम में जब जब आता है बच्चा इसे गलत करके आता है। दोस्त समझो, डाल्टन का एटॉमिक प्रिंसिपल हमने पढ़ा। उस एटॉमिक प्रिंसिपल बनाने के लिए उन्होंने जिन दो नियमों का अध्ययन किया था वो नियम थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। इंग्लिश में कहें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनाइट रेशो। इन दोनों नियम को मिला करके उन्होंने अपना एटॉमिक प्रिंसिपल या फिर मैं आपसे कहूं तो परमाणु सिद्धांत दिया। जब इन दोनों नियम को एक साथ लेकर के काम किया जाता है, इस नियम को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, याद रखिएगा, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का नियम कहा जाता है। इन नियम को हम आगे जब आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे तब इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। आप वहां पढ़ना चाहते हैं कि यहीं पढ़ना चाहते हैं, जैसा आप कहेंगे मैं आपको करवा दूंगा। आप यहां पढ़ना चाहते हैं तो मैं इन्हें यहीं एक्सप्लेन कर दूंगा। कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूं, बताइए। चलिए मैं यहीं पढ़ा देता हूं, बाद में फिर क्या, अभी आपको डाउट हो रहा है, हम यहीं पढ़ लेते हैं। कहाँ रख दिया मैंने पेन? हाँ ये रहा। है ना, हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम ले लेते हैं, नंबर 1। आप यहीं पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद का भार एक समान होता है। मैं अभी इसको पूरा समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होता है। इन केमिकल रिएक्शन mass of reactant and mass of product are always equal। देखो, आपने रासायनिक अभिक्रिया देखी होगी, जैसे कि ये समझिए, मैं पानी में पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन को लेता हूं। मैं इनकी क्रिया कराकर क्या बनाता हूं? H2O बनाता हूं। अब यहां देखिएगा, ये जो चीज यहां पर बनकर के सामने आई है ये वाली चीज, और जिसने भाग लिया ये वाली चीज, ये जो भाग लिया ना, इस चीज को कहा जाता है अभिकारक। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। ये मैंने यहां लिखा है, ठीक है। और ये जो बनता है इसे कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। कुल मिलाकर के
जैसे कि 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी लिया तो इधर टोटल चीज क्या बनेगी, 2 लीटर बनेगी, है ना। अब यहां देखना, हाइड्रोजन के एक मोलिक्यूल का वजन कितना होता है, 1 होता है, द्रव्यमान कितना होता है, 1। अब अपने हाइड्रोजन कितने लिए कि सर 2 लिए, ठीक है भाई। ऑक्सीजन के एक मोलिक्यूल का वजन कितना होता है, 16। ऊपर हमेशा द्रव्यमान लिखा होता है, मैंने आपको अभी पढ़ाया। तो यहां देखो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया कि सर 16, ये 2 और 16 है। अब यहां पर क्या बना, पानी। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 2, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16। तो 2 + 16 यहां टोटल कितना आया, 18। जबकि हमने लिया क्या था, हाइड्रोजन का 2 अणु लिया, मतलब 2 द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का 16। अब इधर देखो इन दोनों का योग भी कितना है, 18, और इधर का योग भी कितना है, 18। तो ये चीज जो सामने आती है, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ऑफ, ये कहता है कि जितना द्रव्यमान आपके अभिकारक का होगा उतना ही आपके उत्पाद का होगा। जैसे कि आप 1 लीटर अगर क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, उसमें 1 लीटर एल्कोहल मिलाते हैं, तो प्रोडक्ट आपका हमेशा 2 लीटर का ही बनेगा। जैसे आप 1 किलो नमकीन के अंदर 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 1 किलो, प्यारे दोस्त, ना पत्ता गोभी, और 1 किलो मुरमुरे डाल करके अगर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपने जितनी क्वांटिटी, मान लीजिए सबकी 1-1 किलो लिए तो वो 5 किलो बन जाएगा, है ना। सबकी अगर मान लीजिए 100-100 ग्राम लिए तो वो 500 ग्राम बन जाएगा। इस तरह से जितना भी आपका अभिकारक, मतलब जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा ही कैसा होगा, बराबर होगा द्रव्यमान में। तो कभी भी अंतर, के सर अंतर आ गया, तो अंतर आ गया तो वो केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं सकती और रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं सकती, है ना। किसी न किसी रूप में ये चीज ध्यान रखना, वो चीजें हमेशा बराबर होंगी। और ये मैं नहीं कहता, ये नियम दिया है फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिनका नाम है एंटनी लेवाइसर। तो ये जो लेवाइसियर है, उनके द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं, केमिकल रिएक्शन को करते हैं, तो वहां पर हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होगा उनका मास ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। पर इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। हम नेक्स्ट पे यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आपके माइंड में दूसरा नियम आना चाहिए, जिसे हम स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डिफाइनाइट रेशियो कहते हैं। तो भाई चलिए इसकी बात करते हैं, सेकंड नियम की बात करते हैं, ठीक है। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, स्थिर अनुपात का जो नियम है वो क्या कहता है। स्थिर अनुपात के नियम की बात करें, लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिफाइनाइट रेशो, इनमें वैसे बहुत ज्यादा अंतर होता नहीं है, ठीक है। इन दोनों नियम को अगर आप अभी पहले इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, देन मैं वापस आपको वहीं लेके चलूंगा जहां हम पढ़ रहे हैं स्थिर अनुपात के नियम। चलिए, गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। वो क्या होगी बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो बच्चा कह रहा है कि सर अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि इधर वजन अलग है और इधर अलग आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर अल्कोहल मिला रहे हो और आप अपने दोस्त के पास बोलते हो यार 1 लीटर में 1 लीटर अल्कोहल मिलाया, ये तो आधा लीटर ही बना, दोस्त समझ जाएगा तुम झूठ बोल रहे हो। बात समझ में आई, दोस्त समझ जाएगा तुम झूठ बोल रहे हो। आप दुकानदार को कहते हो भैया हमने 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाकर चाय बनाई, भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कि वो आप बोल रहे हो आधा लीटर की चाय बनी, या तो वो उबल करके उड़ गया, तो पूरा एक्सप्लेन करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये है ही नहीं। भाई ये केमिकल रिएक्शन का ये रूल है, ये नियम है, केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो सकती, ऐसा है तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्त याद रखना ये चीज है। अब देखो स्थिर अनुपात का नियम ये होता है कि किसी भी जो यौगिक होता है, रासायनिक अभिक्रिया में बने उत्पाद का एक निश्चित अनुपात होता है। तो याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व द्वारा बना उत्पाद
उत्पाद का द्रव्यमान निश्चित अनुपात में होता है। इन केमिकल रिएक्शन mass of product found fixed ratio। देखो आपको मैं समझाता हूं, इसमें एक चीज हमेशा यहां पर एक बहुत प्यारी चीज लिखता हूं जो इस नियम की जान है, जो इस नियम की जान है। किसी भी प्रकार से बनाने पर एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, किसी भी प्रकार की रिएक्शन से अगर इसको बनाओगे तो वहां पर हमेशा रेशो जो होगा वो क्या होगा, रेशो जो होगा वो फिक्स्ड होगा। मैं आपको इसका बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। रासायनिक अभिक्रिया जैसे वही ले लेते हैं एग्जांपल पानी वाला, उदाहरण के तौर पे समझना। आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, ठीक है, और आपने क्या बनाया, H2O बनाया। अब H2O आप सभी जानते हैं कि ये एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है ना। और भैया ये अभिकारक है क्योंकि इन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। ये रिएक्टेंट है। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है, 1H1 होता है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। अब इस अभिक्रिया के अनुसार इनका यह कहना था कि जैसे आपने यहां पर पानी बनाया, क्या बनाया, पानी, तो पानी का पर्टिकुलर कोई ना कोई तो मास होगा, कुछ तो द्रव्यमान होगा। तो भाई पानी का जो द्रव्यमान होता है वो 2 + 16 से, अभी हमने इसके जस्ट पहले वाली रिएक्शन देखी, कितना आया, 18। लेकिन यहां द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा, जैसे कि यहां पानी का द्रव्यमान कितना आया, 18 आया, ये द्रव्यमान की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि आपके हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, कि 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन आए हैं। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का जो अनुपात आएगा वो 2:16 आएगा। और इसको भी काटोगे तो यहाँ 1:8 आएगा, कितना आएगा, 1:8 आएगा। तो भैया इनका ये कहना है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप दुनिया के किसी भी पार्ट में चले जाएं, दोस्त याद रखिएगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आप दुनिया के किसी भी पार्ट में चले जाएं, अगर आपको पानी बनाना है, आप उस पानी को किसी भी रिएक्शन से बनाइए, आप उस पानी को किसी भी, इन केमिकल रिएक्शन मास ऑफ प्रोडक्ट फाउंड फिक्स्ड रेशो, इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी प्रकार से बनाओगे, एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, किसी भी प्रकार से अगर आप इस पानी को बनाओगे इस दुनिया के अंदर, तो याद रख लेना प्यारे दोस्त, उस पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो हमेशा स्टेबल होगा, हमेशा स्थिर होगा, इस बात को ध्यान रखना। ओके, हमेशा स्टेबल होगा, कभी भी डिफरेंस नहीं होगा। 1:8 था, है और रहेगा, 1:8 था, है और रहेगा, ऑलवेज स्टेबल रहेगा दोस्त, इस बारे में ध्यान रखना, कभी भी ये चीज वहां पर बदल नहीं सकती। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आप पानी बना रहे हैं तो पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान का रेशो होगा, याद रखिएगा, ये रेशो ऑफ क्या है, ये रेशो ऑफ मास है, ये कभी भी नहीं बदल सकता, इसे ही स्थिर अनुपात का नियम, ये द्रव्यमान का क्या है, याद रखिएगा, ये द्रव्यमान का अनुपात है। किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आपको पानी बनाना है तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो लेना होगा वो क्या लेना होगा, है ना, 1:8 लेना होगा, इसका डबल 2 16 हो जाएगा।
तो 1:8 लेने पर ही आप इस चीज को बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। ये बेसिक से वो कॉन्सेप्ट हैं जो स्कूल लाइफ में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमसे इनमें गलतियां होती। किसी की भी बात कर लो बेटा, इसकी नहीं है, इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं। सर सिर्फ पानी ही क्यों लिया? देखो दोस्त, पानी इसलिए लिया क्योंकि आप पानी का फॉर्मूला जानते हो बहुत अच्छे से, उसके NaCl। आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। आप इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं, किसी की भी बात कर लो, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अगर आप सोडियम की बात करेंगे तो इसका द्रव्यमान 23 होता है। कितना होता है? 23। और लगभग इसका द्रव्यमान कितना होता है? 34 के आसपास होता है। तो 23:34 आपको लेना पड़े। किसी की भी बात कर लो बेटा, एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो होगा वो वही होगा, ठीक है ना। 16 लिखने से आया तो बेटा देखो रेशो, मुझे एक बात बताओ, है ना, एक बच्चा कह रहा सर 16 लिखने से आया। 16 भाई, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? आप यहां पर देखो, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? 16, ठीक है। हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना है? 1। अगर मुझे एक बात बताओ, आप 1 लीटर दूध में अगर आधा लीटर पानी मिलाओगे तो रेशो क्या बनेगा? 3:2 का ही बनेगा ना, कि नहीं बनेगा? ठीक है, सिंपल सी बात है यार, 2 का आधा मिला रहे हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मैं आपसे उन चीजों की बात करता हूं जो भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है ना। बहुत सी बार एग्जाम में ये प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, AWTPO के लिए भी आपको ये लेना है, और जो बचे हुए आपके पार्ट्स हैं AWTPO के, वो मैं आपके ही पर्टिकुलर बेस में जो 4-5 टॉपिक हैं वो मैं अलग से करवाऊंगा, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें। अभी ये कॉमन चीजें हैं, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। तो मैं डिटेल में ही लेके चल रहा हूं। अभी सोचो, एटम वाले पार्ट में 2 घंटे हो गए, लेकिन एटम पूरा नहीं हुआ। एटम को अभी और डीप पढ़ना है कि सर क्या पढ़ना है एटम में। अभी अभी इलेक्ट्रॉन बाकी है, प्रोटॉन बाकी है, न्यूट्रॉन बाकी है, इसके बाद में न्यूट्रिनो बाकी है, पाउली बाकी है, हिग्स बोसोन पार्टिकल बाकी, इतने कण और पढ़ना है अभी इस पार्टिकल के अंदर, एटम के अंदर। एटम का आप अभी और चलेगी क्लास। उसके बाद समस्थानिक, समभारिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोबार्स, ये पढ़ना है, ठीक है। अभी एटम कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद थोड़ी बहुत जानकारी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तब जाकर के मैं इस टॉपिक को पूर्ण विराम दूंगा, पहले से नहीं दूंगा। अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है दोस्त। अगर मैं आपसे ये बात करता हूं तो आपने ये सुना होगा, एक इंडियन फिलोसॉफी चलती है। क्या चलती है? इंडियन फिलोसॉफी। अगर मैं आपसे इंडियन फिलोसॉफी की बात करता हूं, जानते हो ना इंडियन फिलोसॉफी, है ना। वो सुना होगा, मत कर काया पे अभिमान। तो ये जो काया पे अभिमान न करने वाली बात हो रही है, इंडियन फिलोसॉफी की अगर हम बात करते हैं, है ना, फिलोसॉफी। तो इंडियन फिलोसॉफी क्या होती है भाई? सीधी सी बात है ना। इंडियन फिलोसॉफी क्या होती है? अगर इंडियन फिलोसॉफी की बात करें तो हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? हिंदी में इसे कहा जाता है, ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? भारतीय दार्शनिक, ठीक है, या भारतीय दर्शन कह लीजिए, भारतीय दर्शन कह लीजिए, ठीक है। ये दिखेगा नहीं आपको। अगर मैं आपसे भारतीय दर्शन की बात करता हूं कि ये क्या चीज होती है, तो हमारी इंडियन फिलोसॉफी या भारतीय दर्शन ये कहता है कि दुनिया की हर वो वस्तु जिसका अपना अस्तित्व होता है, वो पंच तत्व से बनी है। 5 मैटर फॉर्म्ड लाइफ। पंच तत्व से निर्माण हुआ है। 5 ऐसे मैटर हैं, पदार्थ हैं, तत्व हैं, जिनसे कोई चीज बनी हुई है, ठीक है। आपने सुना होगा हम पंच तत्व के बने हैं, पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। अब अगर मैं आपको उन पंच तत्वों के बारे में जानकारी देता हूं तो वो पंच तत्व कौन से हो सकते हैं, तो याद रखो, उन पंच तत्वों के बारे में हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो भाई 1, 2, 3, 4 और 5। आइए इन पांचों को एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन से होते हैं। नंबर 1 पर सबसे पहले जिसकी बात की जाती है वो होता है जल, है ना, वाटर। कि भैया आप एक तो किससे बने हो? पानी से बने हो। दूसरा,
ये कहा जाता है कि आप वायु से बने हो, एयर से बने हो, है ना, वायु से बने हो, एयर से बने हो। मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं 4 बार बोल चुका हूँ रिकॉर्डेड क्लास का कि मैं इसके बाद बात करूंगा टीम टेक्निकल टीम से, रिकॉर्डेड नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। अब वो कहते हैं ना कि भाई क्या किया जाए, अब मुझे बताइए, शायद या तो ये सुनते नहीं हैं या ये इनके पास है नहीं। ठीक है, मैं 4 से 5 बार से अधिक जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, वायु हो गया। तीसरी बात करते हैं, फोर्थ नंबर पर बात करेंगे और फिफ्थ नंबर पर बात करेंगे। एक तो हमने जल अर्थात वाटर देखा, एक होती है अग्नि जिसे हम फायर कहते हैं। ठीक है, तो भैया अग्नि जिसे हम क्या कहते हैं, फायर, एक आग। ये पंच तत्वों में अगली चीज क्या आती है, फायर आती है। ये बेसिक से प्रश्न भी मैंने एग्जाम के अंदर देख लिए, बताइए इनमें से पंच तत्वों में कौन नहीं आता है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। एक वायु आती है और एक आता है आकाश। तो वायु और आकाश को इन्होंने अलग अलग काउंट किया है, स्काई। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं, पृथ्वी, भूमि अर्थात मृदा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पृथ्वी, भूमि, या पृथ्वी ही लिख लीजिए सीधा सा, अर्थ। तो ये 5 तत्वों से मिलकर के क्या बना हुआ है, हमारा शरीर बना हुआ है। ये इंडियन फिलोसॉफी कहती है, ये भारतीय दर्शन कहता है। अब जब हम भारतीय दर्शन की बात करते ही हैं तो एक चीज बड़ी फेमस सामने आती है। दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट कह सकते हैं हम, दुनिया के पहले व्यक्ति कह सकते हैं हम, जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने सन 860 ईसा पूर्व में ही इस चीज को बता दिया था, है ना, सन 1 के 860 साल पहले ये बता दिया था कि दोस्त सभी पदार्थ सूक्ष्मतम कण से बने होते हैं, है ना, सभी पदार्थ का निर्माण, सभी पदार्थ का निर्माण सूक्ष्मतम कण से होता है। दुनिया के अंदर जितने भी छोटे, है ना, छोटे छोटे कण हैं, जिन्हें आज के समय में हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ये आज से सन 860 ईसा पूर्व में, है ना, याद रखिए, आज 250 साल और 250 में 860 साल और जोड़ लेना, इतने साल पहले हमारे यहाँ पर एक आचार्य, एक ऋषि बता गए जिनका नाम महर्षि कणाद था, है ना। ऑल सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल, है ना, ऑल सब्सटेंस या मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल या छोटे छोटे कणों से मिलकर ही निर्माण हुआ है। तो इस चीज को हमने यहां पर देखा, इस चीज को हमने समझा। तो हमने डॉल्टन के बारे में देखा तो हमें ये चीज समझ में आई। आपने देखा कि जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ हुआ करते थे, वो इंडिया से सिर्फ ये चीजें लेकर नहीं गए, क्या कि सोना चांदी जवाहरात, वो हमारे यहाँ से किताबें ट्रांसलेट कर करके लेके भी गए थे अपने साथ में। और उन किताबों का उन्होंने अध्ययन किया, पढ़ा, और उन चीजों पर, जैसे आपको मैं किताब का नाम बताता हूँ, महर्षि सुश्रुत की किताब थी सुश्रुत संहिता, है ना। आपने कभी नाम सुना हो, बहुत फेमस ऋषि मुनि रहे, लेकिन दुनिया का पहला सर्जन माने जाते हैं वो, हम नहीं, विदेशी मीडिया भी या विदेशी जो साइंटिस्ट हैं उन्हें दुनिया का पहला सर्जन मानती है। क्यों मानती है, क्योंकि उनकी जो पुस्तक थी सुश्रुत संहिता, उस सुश्रुत संहिता के अंदर पहली बार
उस सुश्रुत संहिता के अंदर पहली बार किन किन उपकरणों का, किन किन औजारों का है ना उपयोग ऑपरेशन में, किस रोग में किस प्रकार के टांके लगाने के लिए किसका, ऑपरेशन करने के लिए किसका, यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी तक के उपकरण का वर्णन उस किताब में उन्होंने किया था कि इस तरह के उपकरण से इस तरह के इलाज में मदद मिलती है या ऑपरेशन में मदद मिलती है, ऑपरेशन करने के लिए उपकरणों का वर्णन किया। अब आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण चीज रही होगी। आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं। कल हम मूल कण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल। सर मूल कण क्या होते हैं? मूल कण वे होते हैं जिनसे मिलकर के परमाणु का निर्माण हुआ है, एटम का निर्माण हुआ है। मतलब ये दो प्रकार के होते हैं। मतलब हम कल प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन, कल तो शायद शनिवार है ना, सैटरडे है। हाँ तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, अब परसों होगी। अब मैं दोस्त आपको एक चीज, वो बुक कहाँ है? वो है आज भी हमारे पास है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा नहीं। हम आजकल इंडिया के जो थोड़े से बुद्धिजीवी बच्चे हो गए हैं, हम हमारी किताबें जो होती है हम उन्हें क्या बोलते हैं कि भाई ये तो मिथक किताबें हैं, किसी ने ऐसे ही लिख दी हैं। लेकिन भारतीय किताबों के अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है। आप किसी को भी पढ़ें, वेद को पढ़ें, है ना, हमें इन चीजों से दूर रखा जाता है। हमें वेस्टर्न किताबों की ओर अग्रसर किया गया और हमारी खुद की किताबें है ना हमने कभी अच्छे से पढ़ी नहीं। थैंक यू सो मच। हाँ आपकी रिकॉर्डेड क्लास के बारे में मैं बात करूंगा। आज फ्राइडे है ना, याद रखिएगा। कल फ्राइडे, कल क्लास होगी फिर आपकी। कल फ्राइडे है, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी, कल क्लास होगी। ठीक है, मैं बात करता हूँ आपकी। कल फ्राइडे है, कल बात करेंगे। ठीक है, कल क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच। कल फ्राइडे है, मुझे आज फ्राइडे का ध्यान रह गया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपकी रिकॉर्डेड क्लास मैं देखता हूँ क्यों नहीं चल पा रही है। ठीक है।